हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। विभिन्न महासागर हैं जो कि विषुवत वृत्त के निकट यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, या अर्थात निम्न दाब रहता है, ठीक है। और ध्रुवों से आने वाली जो वायु रहती है वो हाई प्रेशर से आती है, अर्थात उच्च वायु दाब से गति करती है। तो इस प्रकार से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो पवनें हैं गति करती है, और पवनों की वजह से ही यहाँ पे जो महासागरीय में धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि पवनों के साथ साथ गति करती है। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो हम उत्पत्ति के कारण देखते हैं कि महासागरीय धाराएं उत्पन्न क्यों होती है। तो इसके कारणों में देखें तो पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है या परिभ्रमण करती है, अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे काफ़ी तेज गति से घूमती है, जिससे यहाँ पे उपस्थित जल उसके विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, तो चूंकि जल स्थायी रहता है, तो इसके पृथ्वी की गति करने से स्थायी जल का इसके विपरीत दिशा में प्रवाह शुरू हो जाता है। तो यह भी एक कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रमुख कारण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल होते हैं वह गुरुत्व क्षेत्र में गति करने लगते हैं। वायु दाब व पवनें हमने अभी चर्चा की थी कि यहाँ पे जो विषुवत वृत्त के पास लो प्रेशर होता है, अर्थात निम्न वायु दाब, और जो ध्रुवीय क्षेत्र में होते हैं वहाँ पे उच्च वायुदाब या हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पे पवनें गति करती है, ठीक है। तो ये एक प्रमुख कारण है। वाष्पीकरण और वर्षा भी प्रमुख कारण है। वाष्पीकरण चूँकि जो लो प्रेशर वाला जो क्षेत्र होता है विषुवत वृत्त के पास में, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण भी अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। और ये वाष्पीकृत जो वायु होती है वो आगे बढ़ती जाती है, और इस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार का महासागरीय धाराएँ उत्पन्न हो जाती है। तापमान में भिन्नता, जैसे कि चर्चा की हमने हाई प्रेशर में निम्न तापमान और लो प्रेशर में उच्च तापमान, तो यह भी एक भिन्नता से भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो धाराएं हैं बहनी प्रारंभ कर देती है। घनत्व में अंतर, कभी कभी क्या होता है जल के घनत्व अर्थात जल की जो डेंसिटी होती है उसमें भी अंतर होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे जो घनत्व है जल का कम है, यहाँ पे मान लीजिए जल का घनत्व अधिक है, तो अधिक घनत्व वाले जल से निम्न घनत्व वाले जल की ओर जल की गति होती है। तो इस प्रकार से इससे भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न हो जाती है। महाद्वीपों का आकार भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इस पर निर्भर करती है महासागरीय धाराएं की, ठीक है। तो ये तो रही उत्पत्ति के कारण। अब हम जलधारा के प्रकार देखते हैं। तो जलधारा यहाँ पे हमने अभी चर्चा की कि दो प्रकार की जलधारा होती है। ठंडी जलधारा जो कि जो हाई प्रेशर होता है अर्थात उच्च वायुदाब होता है वहाँ पे उपस्थित होता है ठंडे क्षेत्रों में, ठीक है। गर्म जलधारा, यह निम्न प्रेशर जो होता है या लो प्रेशर निम्न वायुदाब के क्षेत्र में यह गर्म जलधारा उपस्थित होती है, ठीक है। तो यह जलधाराओं के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो उत्पत्ति के कारणों में या उत्पत्ति का जो हमने धीरे धीरे उत्पत्ति किस प्रकार से जलधाराओं की उत्पत्ति है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। विषुवतीय वृत्त के पास यहाँ पे जो 0 डिग्री का अक्षांश रहता है, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो सूर्य है इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे गति करता है, तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ऊष्मा की प्राप्ति यहाँ होने से जो 60 डिग्री या 90 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, चूँकि यह इनकी तुलना में ठंडा होता है, और जो 60 डिग्री या 90 डिग्री का जो क्षेत्र की तुलना में जो 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वो गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडा और गर्म, तो इनके कारण से इनके बीच में ताप का अंतर होना शुरू हो जाता है, अर्थात तापांतर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ठंडे से लेके गर्म के बीच में। और इस ताप के अंतर की वजह से यहाँ पे दाब उत्पन्न हो जाता है। ठंडे क्षेत्र में उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है और जो गर्म क्षेत्र होता है उसमें निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। और हमने जैसे चर्चा की कि जो कभी भी पवनें हैं या धाराएं हैं वह गति करती है उच्च दाब से लेके निम्न दाब की ओर, ठीक है। तो जैसे ही दाब का अंतर शुरू हो जाता है तो उच्च दाब से यहाँ पे 60 डिग्री से लेकर 30 डिग्री की ओर यहाँ पे पवनों की गति प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे पवनों का प्रवाह शुरू हो जाता है, और पवनों के गति की वजह से यहाँ पे धीरे से समुद्र में धाराएं भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो पवनें होती है समुद्र से सट के चलती है, और जैसे ही वो सट के चलती है तो अपने साथ में जल को भी आगे बढ़ाते जाती है। तो इस प्रकार से महासागरीय धाराओं की यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की जो वायु गति होती है वह उत्तर पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर। वहीं अगर 30 डिग्री दक्षिण की चर्चा करें तो यह दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो ये
जो गतियां हैं दोनों गोलार्ध में अलग अलग, इन पे प्रभाव पड़ता है कोरियोलिस बल का, ठीक है। जो कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों को, मान लीजिए पवन इस प्रकार से कोई गति कर रही है सीधी रेखा में, परंतु अगर वह उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से वह अपने दाएं ओर मुड़ जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और अगर वही दक्षिण गोलार्ध में अगर कोई पवन गति कर रही है इस प्रकार से दक्षिण की ओर गति कर रही है, तो वह कोरियोलिस बल के प्रभाव से वह अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, इस प्रकार से ये बायां ओर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने चर्चा की कि किस प्रकार महासागरीय धाराओं की धीरे धीरे उत्पत्ति हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे उसके महासागरीय धाराओं के प्रभाव और महत्व के बारे में। तो यह ऊष्मा का संतुलन करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गर्मी होती है तो इस गर्मी को संतुलित करने के लिए यहाँ पे ठंडी पवनों का या ठंडी धाराओं का आना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उत्तरी गोलार्ध से यहाँ पे ठंडी धाराएं धीरे धीरे आना शुरू होती है, ठीक है, जो कि ये जो पूरे तापमान को संतुलित करते जाती है। तापक्रम का नियंत्रण भी करती है एक प्रकार से। अगर मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गर्म ही पवन हो तो इसके आसपास की जो महाद्वीप हैं उसमें ज़्यादा गर्मी का प्रकोप होगा और जीव जंतु या विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियों समाप्त होने का खतरा रहता है। तो प्रकृति का एक प्रयास है कि यहाँ से उत्तरी गोलार्ध से ठंडे पवनों को या ठंडे धाराओं को लाकर इनको नियंत्रित किया जाए तापक्रम को, और यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वनस्पतियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए भी कार्य करती है, ठीक है। मरुस्थल का निर्माण भी करती है कई जगह पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, ठंडी जलधाराएं जो कि महाद्वीप के पश्चिमी तट पे अगर बहती है तो एक प्रकार से वह मरुस्थल निर्माणकारी भी कार्य करना शुरू कर देती है। प्लावक का निर्माण करती है, ठीक है। प्लावक क्या होते हैं, एक प्रकार से अभी जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगर कोई पवन गति करती है तो जो गर्म पवन होती है और यहाँ से आने वाली जो ठंडी पवन होती है, तो यह दोनों जब टकराती है आपस में तो यहाँ जो है घना कोहरा जमता है, और कोहरे जमने के फलस्वरूप ठंडा गर्म के मिश्रण से यहाँ पे जो मछलियों के खाने का जो भोजन होता है वह काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसे ही प्लावक कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जलधाराएँ हैं वो प्लावक निर्माण के कार्य भी करते हैं। प्लावी हिमशैल जो ठंडी जो जलधाराएं होती है अपने साथ साथ जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें भी यह इन क्षेत्रों में लाने का कार्य करती है। तो ये इनके प्रभाव होते हैं और इनका विभिन्न महत्व भी होता है। तो यहाँ पे हमने चर्चा की महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों के बारे में, जलधारा के प्रकार देखा, आगे हमने प्रभाव और महत्व के बारे में भी चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।